नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हैं बीए ब्रिलियंट। आज की वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या कहता है उससे पहले मैं बताता हूँ आपको। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारे राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करा गया है। तो आर्टिकल 17 राइट टू इक्वेलिटी के अंदर ही कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 17 देखते हैं किस लिए बात करता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस वर्ड के बारे में बात करता है कि इस अनटचेबिलिटी की प्रथा जो है या अनटचेबिलिटी को ख़त्म करा जाए। यही तो कह रहा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होता था। पहले स्लेवरी सिस्टम चलता था यूएसए में, अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, ऑल ओवर कंट्रीज़ में स्लेवरी सिस्टम होता था। आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी कि दास बनाते थे, नौकर बनाते थे और काम करते थे। तो जो दास प्रथा चलती आ रही थी, दास बनाने का काम जो लेते थे, जो दास बनाते थे, वो लोग कौन होते थे? वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से होते थे तब बनाते थे उनको, किसी कास्ट बेस पर, किसी कलर बेस पर, इस तरह से तो बनाते थे दास। ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर भी बनाते थे, इस तरीके से दास बनाते थे। अब यूएसए में हम बोल सकते हैं 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी तक ये स्लेवरी सिस्टम चला आ रहा था। अब क्या होता है 1863 में जो अब्राहम लिंकन जो थे, आई थिंक 44th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने क्या काम करा, 13th अमेंडमेंट लाई यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हम बात कर रहे हैं यूएसए की, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। 1863 में 13th अमेंडमेंट लेकर आए वो, उन्होंने ये ऐड करा, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है हम देखते हैं। दैट ऑल पर्सन हेल्ड एज स्लेव्स आर एंड हैंस फॉरवर्ड शैल बी फ्री। मतलब जो भी अब तक कोई स्लेव है, ठीक है, कोई नौकर है, वो फ्री हो जाएगा आज से इस अमेंडमेंट के बाद। तो जब ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में तो काफ़ी विद्रोह हुआ इस चीज़ का, क्योंकि वो एक बहुत बिलीफ सिस्टम मानते थे स्लेवरी को एज ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम मानते थे कि हाँ स्लेवरी नेसेसरी है सोसाइटी के लिए। तो काफ़ी वो हुआ इसके ऊपर, लेकिन फाइनली क्या हुआ, एबॉलिश कर दिया स्लेवरी को यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ने 13th अमेंडमेंट में, ठीक है, अब्राहम लिंकन जी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो अनटचेबिलिटी क्या कहती है। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अभी क्या कहता है, मतलब हमारा ये फंडामेंटल राइट जब जोड़ा गया, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे अनटचेबिलिटी के। जब ये फंडामेंटल राइट जोड़ा गया हमारा अनटचेबिलिटी, तो इसमें ये कहा गया कि अनटचेबिलिटी ये इसको ख़त्म करा जाए, इसको रोक दिया जाए, ठीक है। मतलब कि ये फंडामेंटल राइट बना दिया तो अधिकार है सबको। कोई अगर आपका अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे या फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन करता है ना अनटचेबिलिटी के ऊपर, तो एग्री पार्टी सू कर सकता है उस पार्टी पर, ठीक है, इवन स्टेट पर भी कर सकता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। साथ के साथ इन्होंने कहा कि ये ऑफेंस भी है जिसमें उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, किसके लॉ के हिसाब से उन्हें पनिशमेंट मिलेगी जो अनटचेबिलिटी कर रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया। अब बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, कि अनटचेबिलिटी की डिफ़ाइन क्या है। मैं बता देता हूँ आपको, अनटचेबिलिटी ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी भी लॉ में ये डिफ़ाइन नहीं करा गया है, ठीक है। अनटचेबिलिटी कहीं डिफ़ाइन नहीं करा गया है। अब देखते हैं हम अनटचेबिलिटी को। आपको अनटचेबिलिटी हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही मिलेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ, नॉट डिफाइंड इन एनी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी लॉ में ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। नॉट डिफाइन इन एनी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। बट हम कैसे समझें कि ये अनटचेबिलिटी हो रहा है या अनटचेबिलिटी ऑफेंस हो रहा है? तो इसको डिफाइन कहीं करा नहीं गया, लेकिन जुडिशरी जो है उन्होंने कुछ जजमेंट के थ्रू ये बताया है कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, उन केसेस के थ्रू। अब हम उन केसेस की बात करते हैं, किन केसेस पे कहा गया है। जयसिंह वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और देवराजिया वर्सेस बी पद्मन्ना, इस केस में, इन दो केसेस में क्या कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी जो है वो एक रिलीजन और कास्ट बेस पर ही माना गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को कास्ट बेस पर ही माना गया है, इन दो उसमें बताया गया है। अब देखो, अब खुद सोचो कि अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी भी लॉज में। ठीक है, दो जजमेंट के हिसाब से दो केसेस में जज ने बता दिया कि कास्ट बेस पर होता है अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। स्टेट को 5 ग्राउंड पर मना करा गया है कि वो स्टेट और सिटीजन इनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 में बता दिया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में डिसेंट और रेसिडेंस के बेस पे क्या भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि ये अनटचेबिलिटी का मतलब भी तो कहीं ना कहीं इनसे निकल के आ रहा है कि आप किसी को रेस, कास्ट और उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो वही तो अनटचेबिलिटी है। ठीक है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस अलग है, उसमें आप अनटचेबिलिटी कर सकते हो, जैसे किसी को कुछ ऐसा कोड वगैरह जो होती है, डिजीज़ उस तरीके से हो जाए, आप कह रहे हो अनटचेबिलिटी और सामने वाला आप पे शो कर दे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो सीवियर कंडीशन में है, उस वक्त डिजीज़ में है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट हालांकि हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली बता रहे हैं कि जो भी ये ग्राउंड्स हैं, जो 5 ग्राउंड्स हैं जिन पर प्रोहिबिट नहीं करता, उनसे ही तो रिलेटेड है अनटचेबिलिटी, और कहीं अलग से तो कंसेप्ट आया नहीं है अनटचेबिलिटी का। तो ये कंसेप्ट वहीं से आया। आप प्रैक्टिकली सोचो अनटचेबिलिटी कहाँ से आया, ये कास्ट और रिलीजन के बेस पर ही अनटचेबिलिटी होती है। ठीक है, अब प्रेजेंट सिनेरियो भी देखोगे आप, इसी बेस पे होती है। हालांकि मैं बताता हूँ, जैसे मैंने यूएस में बताया कि 13th अमेंडमेंट के बाद स्लेवरी सिस्टम ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इंडिया में आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से ही ये जो है अनटचेबिलिटी चलती आ रही है। ठीक है, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके साथ होता हुआ आ रहा है, इसको माने या ना माने। ठीक है, लेकिन यही फैक्ट है, आप कहीं भी देख लीजिए, यही फैक्ट है। हम कैसे कह सकते हैं ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसमें इस तरह के हम बोलते हैं कि अमेरिका में और उसमें नहीं होता है, हालांकि ये सब जगह होता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़, यूएसए, कनाडा, इन सब में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी आज भी मतलब अपनी तेज़ उस पर है, स्पीड पर, पीक पर है। लॉ बन चुके हैं, इंडिया में भी लॉ कब का बन चुका है, 1950 में कमेंस हो गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आज भी ये बहुत ऊपर है। ठीक है, अनटचेबिलिटी। यूएसए की जैसे मैंने बताया कि जॉर्ज फ्लॉयड जो अभी प्रीवियस मंथ में, उसको क्या करता, पुलिस ने पिन आउट कर दिया नीज पे और उसको मार डाला। ठीक है, चौक कर दिया उसका गला, तो मार डाला। वो क्यों मारा था, वो अफ्रीकन अमेरिकन था, मतलब कि वो अफ्रीकन बेस था, ब्लैक था, ब्लैक पीपल था। कहीं ना कहीं रेसिज्म को उन्होंने प्रमोट करा है, तो आज भी वहाँ बहुत फॉलो होता है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन चलता ही आ रहा है, चाहे लॉ में बना दिया, पनिशमेंट भी दे दिए, फिर भी चलता आ रहा है। अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे, हालांकि हम सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो अनटचेबिलिटी कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है इन दो सेक्शन में, इन दो केसेस में। ठीक है, तो कोर्ट ने जब ये कहा था ना इन जजमेंट के थ्रू, तो उन्होंने कहा था कि हम ग्रामेटिकली और लिटरली मीनिंग नहीं निकाल सकते किसका, अनटचेबिलिटी का, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो रिलीजन, जो कास्ट है, उस बेस पर ही अनटचेबिलिटी होती है, वही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इंटरप्रिटेशन ऐसा कर सकते हैं अनटचेबिलिटी का। इंटरप्रिटेशन क्या होगा, लिख कर ऐसे कह नहीं सकते, ग्रामेटिकली और लिटरली हम उसका अनटचेबिलिटी वर्ड का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं उसका जो दरमिया है वो छोटा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इंटरप्रिटेशन नहीं करते ऐसे वर्ड्स का। जैसे कि आपने देखा होगा बेसिक स्ट्रक्चर, कभी नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड हो जाएंगे उनकी पावर्स, इस वजह से ही नहीं बताया जाता। अब हम बात करते हैं कि कास्ट बेस पर ही होता है क्या, अनटचेबिलिटी। ये हमने जाना जो कोर्ट में इन दो केसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 17 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 17 पहले क्या करता है, फॉरबिड करता है, फॉरबिडेड। ठीक है, और पनिश करता है,
इसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, ठीक है। आर्टिकल 17 का क्लॉज 1 क्या कहता है और क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 1 फॉरबिड मतलब अनटचेबिलिटी को रोकता है, कौन, क्लॉज 1। और क्लॉज 2 क्या कहता है, पनिश करता है अनटचेबिलिटी को। अब पनिश जो है वो किसके थ्रू करता है, आर्टिकल 35 के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 35 जो कि पार्ट 3 में ही है। अब देखो पार्ट 3 में क्या है, 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जहाँ भी, ठीक है, पूरे राइट टू जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें कहीं भी अगर आपको दिखता है ऑफेंस, शैल बी एन ऑफेंस, ठीक है, पनिशमेंट, वो सारे कवर होते हैं आर्टिकल 35 के अंदर। मतलब कि आर्टिकल 35 ये कहता है कि वो पनिशमेंट डिसाइड करता है, ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है या फिर जो उसमें बताया गया है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है। इस तरीके से आर्टिकल 35 में ये बताया गया है। और आर्टिकल 17 क्लॉज का 1 क्या करता है, फॉरबिड करता है, रोकता है टचेबिलिटी को। और सेकंड बताता है कि पनिश किसको दे रखा है, प्रोविजन से लिखना आर्टिकल 35 में दे रखा है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 और 35। अब जब 35 में पनिशमेंट डिफाइंड है तो हम आर्टिकल 17 और 35 के रिलेशन को समझते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। आर्टिकल 35 और 17 को, ये आर्टिकल 17 है और हम 35 की बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या कहता है, अनटचेबिलिटी के लिए क्या बनाता है, इन्होंने ऑफेंस एक्ट, इन्होंने एक्ट बनाया। कब बनाया था, पार्लियामेंट ने 1955 में। मैंने बताया ना इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी बताया है, ठीक है। अनटचेबिलिटी को हमें समझ ले क्या होता है। और आर्टिकल 35 में बताया कि पनिशमेंट डिसाइड करा है इस आर्टिकल 35 में। तो इसके हिसाब से एक ऑफेंस एक्ट बनाया, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, जो कि आर्टिकल 35 में था, ठीक है। इसके बेसिस पर ये एक्ट बनाया कि जो भी अनटचेबिलिटी को करेगा, प्रमोट करेगा या करेगा, कहीं भी करेगा, ठीक है, उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ये एक्ट बनाया। हालांकि इसको क्या करा, बाद में 1965 में एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ये कमेटी बनाई क्योंकि इसमें कुछ अनएडुकेट चीज़ें थी, ठीक है, इतना कवर अप नहीं कर रहा था, तो एक कमेटी बनाई 1965 में। उस कमेटी को नाम दिया गया कमेटी ऑन, किसके ऊपर बनाई थी, अनटचेबिलिटी। किसके ऊपर बनाई थी, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब लेटर क्या हुआ, जब एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सेंड करी 1976 में एक्ट बनाया एक, जिसको बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये एक्ट बनाया गया कब, 1976 में, ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है। 1955 को ही चेंज करा गया, मतलब कि ये एक्ट बनाने का क्या पर्पस था, क्योंकि ये अनएडुकेट था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, तो एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जब रिपोर्ट साइन करी तो 1975 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया। हालांकि ये यही है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस है, बट उसको अमेंड कराया ना, तो इसलिए यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स दे दिया गया है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो था वो कहता क्या है, 1976 में जो बना था ये क्या कहता है। ये बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में बताता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये 5 चीज़ों के बारे में बताता है। 5 चीज़ों क्या क्या है ये देख लेते हैं। नॉन कंपाउंडेबल, आपने सुना होगा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं।
उनके बारे में बताया गया है इसमें। दूसरा बताया गया है कि इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया है कि पनिशमेंट कैसे मिलेगी, ठीक है। प्रोसीजर तक बताया है इस एक्ट में, इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। फिर बताया ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना। ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। चौथा बताया है प्लेस ऑफ वर्शिप, एंड लास्ट बताया है, फिफ्थ बताया है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, आप यहाँ चेक करो, ये 5 चीज़ें जो हैं नॉन कंपाउंडेबल, जैसे कि जो सीवियर नेचर के जो क्राइम होते हैं ना वो नॉन कंपाउंडेबल में आ जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, एक नॉन कंपाउंडेबल, तो नॉन कंपाउंडेबल आता है। दूसरे में बताया कि पनिशमेंट को बताया गया है कि इसमें ही पनिशमेंट कैसे होगी, कैसे मिलेगी, जो प्रमोट कर रहा है अनटचेबिलिटी को, ठीक है, वो भी इसमें आ जाते हैं। ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगर जो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, वो अगर सही अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, अनटचेबिलिटी के, सपोज करो कोई पर्सन है, ठीक है, उसका अनटचेबिलिटी का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, अनटचेबिलिटी करा जा रहा है, वो जाता है पुलिस के पास रिपोर्ट लिखने, ठीक है, एफआईआर लिखने, पुलिस मना कर देती है या डिले करती रहती है, ठीक है, या लेती नहीं है, उसे भगा देती है। तो ये क्या होता है, ये अपनी ड्यूटी को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट जो पुलिस वाला है वो भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, तो वो भी इस एक्ट के अंदर आएगा, वो भी लायबल है पनिशमेंट के लिए, सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। उस पर भी अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट लग जाएगा, पब्लिक सर्वेंट पे भी। अब प्लेस ऑफ वर्शिप क्या, कि मतलब जहाँ पूजा होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप कुछ भी हो सकती है, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, ठीक है। इन सब चीज़ों में अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप की होती है, अगर इसमें भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करा जाता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी रिलीजन, रेस, कास्ट में जो अगर अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है तो वो भी ऑफेंस के लिए ही मान्य है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कलेक्टिव फाइन भी लगा सकती है, ठीक है, और पनिशमेंट भी कर सकती है। किसके ऊपर कलेक्टिव फाइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, कलेक्टिव फाइन। अब सपोज करो किसी मस्जिद में या फिर किसी मंदिर में, किसी चर्च में अनटचेबिलिटी को प्रमोट करा जा रहा है, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, माइक में आवाज़ ला के भेदभाव करा जा रहा है, ठीक है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करा जा रहा है, छुआछूत जो होती है उसको प्रमोट करा जा रहा है। अब क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो सारे लोग हैं ना, कलेक्टिव लोगों पर भी फाइन और पनिशमेंट लगा सकते हैं, ये स्टेट के पास पावर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। हालांकि इसका जो यूज़ होता है वो पता नहीं प्रेजेंट में कैसा होता है, आप सभी को पता है, अ कलेक्टिव पनिशमेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 17 को आप समझो क्या है। आर्टिकल 17 को समझने से पहले मैंने बताया था ना, मेरे आर्टिकल 15, 14, 16 सबकी वीडियो आप चेक करो, पहले जाइए वीडियो को देखिए, जब 17 पे आइए आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 17 जो है वो क्या है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को हटाता है। कहीं ना कहीं जो अनटचेबिलिटी फैल रही है वो अब से नहीं, वो बहुत पहले से फैल रही है, और इवन इंडिया में नहीं, बाकी सब कंट्रीज़ में भी फैल रही है ये, ठीक है। हालांकि लॉ बन चुके हैं, पनिशमेंट बन चुकी है, बट वो इम्प्लीमेंट जो हो रहे हैं वो आप देख रहे हो कि कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एक जो रिलैक्सो वाला है वो भी पीएम को गाली दे सकता है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इम्प्लीमेंट की बात नहीं करते हैं, बस थ्योरी की बात करते हैं आंसर लिखने के लिए। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में है 5 चीज़ें, नॉट कंपाउंडेबल, इनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट भी बताई गई है, ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट की क्या ड्यूटी है मैंने बता दी, प्लेस ऑफ वर्शिप पे भी अगर कुछ ऐसा प्रमोशन होता है, प्रमोट होता है अनटचेबिलिटी को, वो भी इसके अंदर काउंट होगा। और पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सभी लोगों पर जो भी वहाँ मौजूद थे उनके ऊपर भी एक कलेक्टिव फाइन या कलेक्टिव पनिशमेंट लगा सकती है, ये बोला गया है किसमें, 5th में, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। अब जैसे मैंने बताया था कि 13th अमेंडमेंट यूएसए में जो था इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्लेवरी को फ्री कर दिया था। अब उसके बाद देखो स्लेवरी चलो फ्री हो चुकी है 1863 में, ठीक है, बट प्रैक्टिकली आप देखोगे अभी रिसेंटली जो 2 महीने का केस है, जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया, और ऐसे केसेस वहाँ आते रहते हैं। ये डेवलप्ड कंट्री की बात चल रही है, ठीक है, तो इंडिया तो अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ ये, तो
उसमें किस हिसाब से चल रही है। आप सोचो लिटरेसी रेट वहाँ कितनी है और यहाँ इलिटरेसी रेट कितनी है, तो इसका भी बहुत डिफरेंस पड़ता है। बहुत से बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं हो रही है। आप प्रैक्टिकली सोचो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन को नहीं टारगेट कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली आप सोचो, इसको अभी बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।